हेलो, यस, वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। सुपर 30 क्लास में आप सभी का स्वागत है। एज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चला था चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। और इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस क्लासेस दी उन क्लास में डिस्कस किया था सबसे फर्स्ट कि इंडियन इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस को इंडियन इकोनॉमी को फेस करना होता है। तो फर्स्ट चैलेंज हमारा आया इन्फ्लेशन, सेकेंड आया पॉवर्टी एंड थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन जो है हमारा वो होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एक्चुअली इन्फ्लेशन के रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, ऐसी क्या कंडीशन होती हैं जिसके कारण, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, है ना, ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी प्राइस जो है इंक्रीज होती है। दैट मीन्स वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। तो बात कर रहे थे उन रीजंस की, तो फर्स्ट रीजन आता है हमारा, फर्स्ट कॉज है आपका रैपिड ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ करेंसी। फर्स्ट कॉज क्या है, फर्स्ट रीजन है रैपिड ग्रोथ इन द सप्लाई ऑफ करेंसी। इन द सप्लाई ऑफ करेंसी जब रैपिड ग्रोथ हो जाए, है ना, इस चीज़ को अगर समझना है तो एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। माना आपकी पॉकेट मनी है 500 रुपीज़ पर मंथ, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके पॉकेट मनी 500 रुपीज़ पर मंथ है। देन आपकी डिमांड जो होगी, जब आपके पास मनी 500 रुपीज़ ही है, तब आपकी डिमांड भी उस 500 के अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मतलब एप्पल का फ़ोन ले लूँ तो 500 रुपीज़ में एप्पल का फ़ोन पॉसिबल नहीं। तो जब डिमांड होती है उस 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होती है ना, जितनी मनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप डिमांड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको यूज़ करेंगे, क्लियर। बट आफ्टर सम टाइम आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी जो पॉकेट मनी है उसको इंक्रीज़ करके 500 से 5000 कर दें। कितना कर दें, 5000। देन आपकी डिमांड जो पहले थी क्या वही रहेगी, नहीं ना, ऑब्वियसली अब आपकी डिमांड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले आप लिमिटेड डिमांड करते थे, अब डिमांड जो है 5000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो ये जो डिमांड इंक्रीज हुई किस कारण हुई, जब आपके पास जो करेंसी की सप्लाई है, जो मनी की सप्लाई है, जब आपके पास इंक्रीज होगी, जब आपके पास मनी जब इंक्रीज होगी, पैसा जब आपके पास ज़्यादा आ गया, तो ऑब्वियसली डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हुई। ये बात तो देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन की, लेकिन एक इकोनॉमी में, है ना, एक कंट्री के लेवल पर अगर देखा जाए तो कंट्री में क्या होगा, जब इस करेंसी की सप्लाई, दैट मीन्स कंट्री में लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाए, जैसे सिर्फ ये तो आपके एक अकेले के पास आया, अगर सिर्फ पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में करेंसी की सप्लाई जब ज़्यादा हो जाए, है ना, करेंसी की सप्लाई, एक्सेस सप्लाई हो जाए करेंसी की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है ना, हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है या एक कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, उनकी डिमांड भी क्या होगी, अब इंक्रीज होगी। पहले की कंपेयर में अब डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बेसिक सा फॉर्मूला है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी डिमांड इंक्रीज होती है, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट की, है ना, डिमांड करते हैं, इकोनॉमी में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं और जब लोगों की डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली एक सिस्टम होता है डिमांड का, प्राइस के साथ एक सिस्टम होता है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, इसकी प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की, है ना, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं इकोनॉमी में जब सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, और करेंसी की सप्लाई इकोनॉमी में कहाँ से होती है, आरबीआई से। कहाँ से होती है, आरबीआई से। दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है। सारे बैंक जितने भी हैं इंडिया में उन सभी पर कंट्रोल लगता है ना। तो ये जब आरबीआई जब करेंसी की सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा कर दे, है ना, इसकी जो करेंसी की सप्लाई की जो ग्रोथ रेट है ना, सप्लाई को जब बढ़ा देगा, रैपिड कर देगा, रैपिड ग्रोथ से सप्लाई बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा सप्लाई को, करेंसी की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को, जब लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा होगा, है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। और डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो प्राइस लेवल है कंट्री का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब प्राइस इंक्रीज होता है किसी कंट्री में, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस इंक्रीज होती है, उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। क्लियर, यही बताया था मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपको। अब जब इन्फ्लेशन हो गया तो हम यही देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या है। तो फर्स्ट यही हुआ कि डिमांड इंक्रीज, सप्लाई जब बढ़ रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज के सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड है स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम 1947 के टाइम से देखे आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में देयर आर 3 सेक्टर्स। हमने पढ़े भी थे, इकोनॉमी में देयर आर 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर। यही है नाम, ये बताए थे मैंने आपको पहले। अब एक्चुअली हुआ क्या
कि हमारी कंट्री में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर, है ना। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हम आगे बढ़े, 1947 से 2020 तक आए, तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही था, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, फिर टर्सरी सेक्टर भी डेवलप हुआ। तो इनका जो डेवलपमेंट का जो लेवल था, इनका जो डेवलपमेंट है वो कितना हुआ? कम हुआ। डेवलपमेंट कैसा हुआ? कम हुआ। पहली चीज क्लियर। अब यहाँ पर और कुछ रीजन ऐसे थे जिनके कारण हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी इन्फ्लेशन जो है कुछ रीजंस के कारण इंक्रीज हुई। अब वो रीजन क्या थे? जैसे माना किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, और बात करें हमारे इंडिया की, तो पॉपुलेशन कंटिन्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा लोग होंगे तो डिमांड भी अधिक होगी, डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस एक्सेसिव डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, इस एक्सेसिव डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना एबल नहीं है, इसके पास इतनी जो कैपेसिटी नहीं है कि सारी पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफिल कर दिया जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्शन लेवल भी कैसा है? लो है। प्रोडक्शन कैसा होता है? कम होता है। और जब डिमांड जब ज़्यादा है और सप्लाई कैसी है? कम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो सप्लाई भी कम होगी। डिमांड जब ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तभी ही डिमांड ज़्यादा। और जब ऐसी कंडीशन में डिमांड ज़्यादा होने के कारण, इंडस्ट्रियल सप्लाई कम होने के कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सप्लाई नहीं कर पाता है, डिमांड जब ज़्यादा है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारे यहाँ, हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। उनकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब प्राइस इंक्रीज होगी, इस प्राइस इंक्रीज होने के फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। ये तो बात की हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा बैकवर्ड है। इसी तरह अगर देखा जाए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है ना, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उसकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी कैसा है? लो है। कैसा है? लो। जब एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी का लेवल लो होगा, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी का लेवल लो होगा, और पॉपुलेशन तो इधर बढ़ती जा रही है, इसका तो लेवल बढ़ ही नहीं रहा है, और पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंट्री के, उनकी प्राइस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो प्राइस इंक्रीज में होने के इस फैक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ गया सेकंड कॉज। थर्ड की बात करते हैं, हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट है हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहली बात मुझे ये बताया आप लोग कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं किसको, है ना। तो जब मैंने आपको पहले क्लासेस ली थी तब भी बताया कि सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर, है ना। एक तो इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन जो वर्क करता है या कोई इंडस्ट्री स्टेबलाइज करता है, जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई, कोई इंडस्ट्री लगाई, तो आपको उस फैक्ट्री को स्टेबलाइज करने का आपका टारगेट क्या होता है? मैक्सिमम बेनिफिट अर्न करना, है ना। हर एक इंडिविजुअल पर्सन का बेनिफिट टारगेट यही होता है कि आप कैसे ही करके मैक्सिमम जो है बेनिफिट को अर्न करें। क्लियर। बट जो पब्लिक सेक्टर होता है, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं, पब्लिक सर्विसेज जो होती है उसको हम गवर्नमेंट सर्विसेज भी कहते हैं, है ना, यही होता है। तो इस पब्लिक सेक्टर में एक्चुअली क्या है, इसका टारगेट ये नहीं है कि मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न करें, इसका टारगेट क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर में मेन टारगेट होता है पब्लिक वेलफेयर, चाहे उसमें गवर्नमेंट को लॉस भी हो चाहे प्रॉफिट हो, उस वो मेन टारगेट नहीं होता है, मेन टारगेट होता है पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इस पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो क्या है कि उस एक्सपेंडिचर होता है जो वो अनप्रोडक्टिव होता है। कैसा होता है? अनप्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने कोई सर्विस प्रोवाइड करवा दी तो उसके रिटर्न में इतना नहीं मिलता, उतना प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं हो पाता। और जनरली हमारे इंडिया की अगर कंडीशन देखी जाए तो पब्लिक सेक्टर जो है हमेशा लॉस में ही चलता है। कहाँ चलता है? लॉस में। तो ड्यू टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के कारण जब पब्लिक सेक्टर में आप इन्वेस्ट ही करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्ट ही करती जा रही है, और हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने का जो लेवल है वो कैसा है? हाई। कैसा है? हाई है। अब ये हाई लेवल भी क्यों है? क्यों ज़्यादा गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है? क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इंडिया की इकोनॉमी की, उसमें देखा कि हमारी कंट्री कई कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बैकवर्ड बताते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी बनाते हैं। तो इस इकोनॉमी को बैकवर्ड हटाने से, बैकवर्ड का जो हमारे यहाँ सिंबल लगा हुआ है हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और जो डेवलपिंग का सिंबल लगा हुआ है ना, सील को हटाने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो हमारे खुद की बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को, है ना, ऐसे लोगों को, ऐसी पॉपुलेशन को सर्वाइव करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, और जिसके बेसिस पर ये एक्चुअली होता क्या है? अनप्रोडक्टिव होता है
है ना, इससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट तो होता नहीं। तो जब इसका लेवल हाई होगा, गवर्नमेंट का जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब लोगों के पास पहुंचेगा, जब गवर्नमेंट इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली लोगों की डिमांड भी इंक्रीज होगी। जब ज़्यादा लोगों के पास, जब मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइजेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ गया तीसरा फैक्टर। एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, लास्ट रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज द अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में अगर देखा जाए तो क्या क्या है, तो फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इंडिया में जो इन्फ्लेशन होने का सबसे मेन रीजन ही यही है, हाई पॉपुलेशन। अभी मैंने आपको पॉपुलेशन वाला फंडा समझाया था कि जब पॉपुलेशन हाई होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी कंट्री की, तो ऑब्वियसली डिमांड भी लोगों की बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, और प्राइस लेवल बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। फर्स्ट चीज क्लियर। सेकंड है कॉस्टली इंपोर्ट। एक्चुअली क्या होता है कि हम अदर कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं वो कॉस्टली होता है। कैसा होता है, कॉस्टली। क्यों, क्योंकि उसको इंपोर्ट करने का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे टैक्सेस उसमें जुड़े होते हैं, तो उसके कारण उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ऑब्वियसली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज। और प्राइस इंक्रीज के फैक्टर को ही क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकंड रीजन क्लियर। अदर फैक्टर्स में हम देखा, पॉपुलेशन देखी, कॉस्टली इंपोर्ट देखा, उसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ इनकम, है ना। एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल, बहुत से लोगों का जो इनकम का लेवल है, इनकम का लेवल कैसा है, हाई हो गया। बहुत से लोग इनकम का लेवल अगर हाई हो गया, जब इनकम हाई होगी तो जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल है जिनकी इनकम हाई है, वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक क्लासेस चलती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अपर क्लास के जो पीपल है ना, उनकी क्या है कि जो इनकम का जो लेवल है वो ऑब्वियसली क्या है, हाई है इन कंपेयर टू लोअर क्लास और मिडिल क्लास। उनके लेवल का, इनकम का जब लेवल हाई होगा, जब लोगों के पास इनकम का लेवल हाई होता है तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड तो इंक्रीज होगी ही। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही इसका कॉज है। और लास्ट कॉज है टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स है, सर्विसेज हैं, उन पर बहुत सारे टैक्सेस अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस अप्लाई करती हैं। तो उन टैक्स के कारण जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट की, जो एक्चुअल कॉस्ट है, उस कॉस्ट में क्या जुड़ जाता है, टैक्स जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, ये टैक्सेस जुड़ जाते हैं। किसमें, उस एक्चुअल कॉस्ट में। तो इसके कारण यहाँ पर जो मार्केट में सेलिंग की जो प्राइस है, जो मार्केट में इसको सेल करने की जो प्राइस है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये बताते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, रीजन क्या है इन्फ्लेशन के कॉजेज के बारे में हम बताते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पर कॉजेज देखे इन्फ्लेशन के, रीजन देखे कि किन कारणों से इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे हमने डिसएडवांटेज भी कंप्लीट कर दिए, इसके कॉजेज कंप्लीट कर दिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया है इन्फ्लेशन के बारे में। अब लास्ट हमारा बचा है इन्फ्लेशन के, कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस जो है कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ रही है, तो उस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो इसके मेजर जो है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके जो वे है, देयर आर थ्री वेज, है ना। 3 मेजर्स हैं। फर्स्ट है मॉनेटरी मेजर, फर्स्ट है आपका मॉनेटरी मेजर, सेकंड है फिस्कल मेजर एंड थर्ड इज अदर मेजर्स। ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। मॉनेटरी मेजर, फिस्कल मेजर्स एंड अदर मेजर्स। बात आती है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स का सीधा सा मतलब है, वर्ड मॉनेटरी जो है आपका, ये जो वर्ड है मॉनेटरी, ये किससे बना है, मनी से। किससे बना है, मनी से। दैट मीन्स आपको जो मेजर करने हैं वो किससे रिलेटेड है, जो आपको, है ना, जो वेज जो यूज़ करने हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, वो किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, मनी से। अब मनी जो है इसकी सप्लाई कौन करता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। करेंसी की सप्लाई कौन करेगा, आरबीआई करता है, जो कि इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ तक बात पता है। अब जब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, रीजन बताया था इन्फ्लेशन का, जब इससे पहले, है ना, इससे पहले जब रीजन बताया तब मैंने आपको बताया कि जब जो रैपिड ग्रोथ हो जाए सप्लाई ऑफ करेंसी में, करेंसी की जो सप्लाई है बढ़ जाए, करेंसी की सप्लाई जब ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। क्या हो रहा है, ये जो मनी है इसकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी, जब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम डिमांड कर रहे हैं, किसकी डिमांड है, ये ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग की नीड्स है, ये डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ये हमारा जो प्राइस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सारा फैक्टर किसके कारण हो रहा है, इस आरबीआई के कारण। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है करेंसी की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है। जब ये कंडीशन होगी, इस प्राइस में इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो इसको कंट्रोल भी कौन कर सकता है, जब इसको बढ़ा आरबीआई सकता है इन्फ्लेशन को, है ना, करेंसी की सप्लाई को आरबीआई बढ़ा सकता है, इसको कंट्रोल भी कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकता है। आरबीआई के हाथ में है या नहीं? आरबीआई क्या करेगा, ये जो करेंसी की सप्लाई है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो करेंसी की सप्लाई होती है उस करेंसी की सप्लाई को कम कर सकता है, करेंसी की सप्लाई को कम कर सकता है, डिक्रीज करेगा। जब करेंसी की सप्लाई मार्केट में कम होगी, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा, हमारी जेब से पैसा कम हो जाएगा, पहले जितना पैसा अवेलेबल नहीं रहेगा, मनी अवेलेबल नहीं रहेगी, तो जो डिमांड का लेवल है, यानी जो सप्लाई है मनी की, वो क्या कर दी हमने, कम कर दी। जब मनी की सप्लाई कम हो गई तो ऑब्वियसली हम डिमांड भी अब क्या करेंगे, कम करेंगे। जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी तो लोग क्या करेंगे, कि जब डिमांड ही नहीं है किसी प्रोडक्ट की, जैसे माना मार्केट में ये मार्कर अवेलेबल है, लोग इसको डिमांड ही नहीं करेगा और खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये कंपनी क्या करती है, इसको बेचने के लिए बहुत सारे ऑफर्स लाती है। आपने सुना होगा ना कभी, एक के साथ एक फ्री, ये प्रोडक्ट लो तो इसके साथ ये फ्री। तो ऐसी कंडीशन में जब डिमांड कम होती है तो कंपनी क्या करती है, या तो ऑफर अवेलेबल करवाए, या फिर और क्या करती है, इसकी जो प्राइस होती है, इसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है, उस प्राइस को क्या कर देगी, कंपनी कम कर देगी। क्या करती है उस कंडीशन में, इसकी प्राइस को कम करती है। तो इस प्रकार हमारा जो इन्फ्लेशन पहले हो रहा था, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस जो इंक्रीज हो रही थी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस इंक्रीज हो रही थी, वो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो हमने मेजर किया इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो कौन सा मेजर है, मॉनेटरी मेजर है। किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में। जब इकोनॉमी में करेंसी की सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, गुड्स की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब इस इन्फ्लेशन को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस मनी की सप्लाई को कम करेगा। जब लोगों के पास पैसा अवेलेबल नहीं रहेगा, मनी अवेलेबल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली डिमांड का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लोग कम डिमांड करेंगे, तो फिर ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए जो कंपनी है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जितने भी प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब प्राइस कम होगी तो इन्फ्लेशन तो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन तो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। तो ये जो हमने मेजर यूज़ किया, ये जो मेजर हमने अप्लाई किया, ये कौन सा मेजर है, मॉनेटरी मेजर। कौन सा है, मॉनेटरी मेजर। समझ में आ गई बात। अब और क्या करता है आरबीआई, आरबीआई क्या करेगा, इस मनी की सप्लाई को कम करने के लिए मनी की सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट जो होती है ना, इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई है, डायग्राम से आपको समझाया है। अब यहाँ मेन वर्क क्या करता है, सप्लाई कैसे कम करता है आरबीआई। हमने तो यहाँ तक देख लिया, सप्लाई बढ़ा देता है, कभी सप्लाई कम कर देता है। तो सप्लाई कम कैसे की जाती है, उसके रीज़न क्या है, किस तरीके से आरबीआई सप्लाई को कम करता है। तो फर्स्ट रीज़न है, फर्स्ट फैक्टर है, जो इंटरेस्ट की जो रेट होती है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर जिसको कहते हैं, है ना, उस इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा, आरबीआई बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो लोगों के पास क्या आएगा, लोग जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास करेंसी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे, सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, उस पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग अपने पैसे को ले जाकर कहाँ सप्लाई सेव करेंगे, बैंक में। तो जब बैंक में उसकी सेविंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली खुद के पास तो पैसा नहीं है ना, तो पैसा जो है गवर्नमेंट ने पहले दे दिया, जिसकी सप्लाई पहले गवर्नमेंट ने जब ज़्यादा कर दी, उसको वापस लेने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। क्या करती है आरबीआई, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, तो ये पैसा वापस किसके पास चला जाता है, बैंक के पास चला जाता है। और ऐसी कंडीशन में लोग डिमांड को कम कर देंगे, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा ही होगा। इसके साथ साथ और क्या करता है, क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है ना, क्रेडिट यानी जो लोन देते हैं बैंक, उस क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को भी कौन कम कर देगा, आरबीआई कर देगा। यानी जो बैंक जितने भी है इंडिया में, उन सारे बैंक को कंट्रोल करने का काम तो करता है आरबीआई। अब मनी की सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, ये किसके हाथ में है, आरबीआई। तो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है।
क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को, दैट मीन्स लोन को कम कर देगा, कम से कम लोगों को लोन देगा, क्रेडिट रेट बढ़ा देगा। तो लोग क्या है कि जो लोन लेते हैं, जो क्रेडिट लेते हैं पैसा, वो कम लेंगे। क्रेडिट कम होगा तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा अवेलेबल कम होगा और उनकी डिमांड जो है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर। दूसरा और क्या कर सकता है कि करेंसी की सप्लाई को कम कर सकता है आरबीआई। सबसे मेन फंक्शन यही है, मैंने आपको अभी बताया कि करेंसी की जो सप्लाई कर रहा था आरबीआई, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। जब करेंसी की सप्लाई है, जब फ्लो ऑफ करेंसी जब कम होगी तो ऑब्वियसली जो डिमांड रेट है वो भी क्या कम हो जाएगी, लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये जो मेजर है, ये जो तरीका हमने यूज़ किया, हमारी गवर्नमेंट ने यूज़ किया, ये कौन सा होता है, मॉनेटरी मेजर होता है। कौन सा होता है हमारा, मॉनेटरी मेजर। क्लियर है, मॉनेटरी मेजर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखो मॉनेटरी मेजर कंप्लीट हो गया है। मॉनेटरी मेजर आपको मनी से रिलेटेड कौन करता है, आरबीआई करता है। क्लियर। सेकंड मेजर आता है फिस्कल मेजर्स। सेकंड मेजर जो है वो है फिस्कल मेजर्स। और फिस्कल मेजर्स करते कौन है, सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा गया है, मॉनेटरी मेजर तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो करता है। फिजिकल मेजर करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फिजिकल मेजर्स किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी जो इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट है, जिस कंट्री की गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट करेगी, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ तरीके लगाएगी, कुछ वेज यूज़ करेगी, है ना, कुछ मेथड्स यूज़ करेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो मेथड कहलाते हैं आपके फिजिकल मेथड। बात करते हैं गवर्नमेंट के फिजिकल मेथड जो है उनके बारे में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्सेस जो है ना, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता था पहले, उस टैक्स की रेट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। टैक्स की रेट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो जब टैक्स जो लग रहा था उस टैक्स को इंक्रीज कर देगी, ठीक। तो उस टैक्स को इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो लोग हैं, है ना, ये जो टैक्स कौन सा है, लोगों पर लगता है। टैक्स जो है, जो ऑर्डिनरी पीपल जो हम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, जब उसको इंक्रीज कर देगी, इनकम टैक्स की रेट को जब इंक्रीज कर देगी, तो उससे क्या होगा, जो पैसा हमारे पास अवेलेबल था उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हमें गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो एज अ टैक्स के फॉर्म में जब हम देंगे तो हमारे पास पैसे की अवेलेबिलिटी, जो मनी की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मनी की अवेलेबिलिटी जब कम होगी तो डिमांड भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे। हमने एग्जांपल देखा था 500 रुपये का और 5000 रुपये का। 5000 जब थे हमारी जो पॉकेट मनी, तब हमारी डिमांड ज़्यादा थी, और 500 रुपये हुए तो डिमांड कम थी। तो सेम वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स की रेट जो है उसको बढ़ा देती है। टैक्स की रेट बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा ही होगा। पहला फैक्टर। अदर फैक्टर में और अगर देखा जाए इसके अंदर, फिजिकल पॉलिसी के अंदर, फिजिकल मेजर्स के अंदर, सेकंड है पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमने देखा था कि हमारे यहाँ कंट्री में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो लेवल है ना, पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, पैसा खर्च करती है, इसका लेवल कैसा है, हाई है। इसके कारण क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। तो इसके पब्लिक एक्सपेंडिचर के लेवल को अगर गवर्नमेंट कम कर दे तो इसको कम करके भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। एंड लास्ट वन इज द सप्लाई। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो सप्लाई हो रही है हमारे यहाँ, है ना, हमने देखा था ओवरऑल डिमांड और सप्लाई। डिमांड तो मैंने आपको बता दिया क्या होती, और सप्लाई भी बताया था। तो जब सप्लाई को क्या करेगी गवर्नमेंट, इंक्रीज करेगी। सप्लाई को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज हो रही है हमारे यहाँ तो सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। सप्लाई कम होती है, इसी के कारण जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है इंक्रीज होती है। अब उसको सप्लाई को बढ़ाएगी। अब सप्लाई को बढ़ाएगी कैसे, कि सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्सेस लगते हैं प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगते हैं उन टैक्सेस को क्या करेगी, कम करेगी, है ना। प्रोडक्शन अब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा। जब टैक्स कम होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, लोगों की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकती है। किसको बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी जब ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दैट मीन्स सप्लाई ज़्यादा हो पाएगी। तो ये जो फैक्टर्स देखे, ये है फिजिकल मेजर्स इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। क्लियर। एंड द लास्ट जो मेजर है आपका, लास्ट जो मेथड है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो है अदर मेजर्स, है ना। लास्ट आते हैं अदर मेजर्स। अब अदर मेजर्स में क्या होता है, कुछ जो नेसेसरी आइटम्स जो है, नेसेसरी फूड्स जो है ना, जो ह्यूमन बीइंग के लिए कंपल्सरी होते हैं, है ना, तो उनकी प्राइस जो क्या है हमेशा इंक्रीज होती है। जैसा कि कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन जब हमने देखा, नेसेसरी आइटम्स की जो इन्फ्लेशन रेट जो है, प्राइस जो है हमेशा इंक्रीज होती रहती है। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो भी उसकी रेट इंक्रीज ही होती है। क्लियर। तो ऐसे थिंग्स को हम क्या करें, जो गवर्नमेंट की आपने सुना होगा कुछ शॉप्स होती है जिनको हम कंट्रोल प्राइस शॉप्स कहते हैं, है ना। गवर्नमेंट की कुछ शॉप होती है जिसको हम कंट्रोल प्राइस शॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल प्राइस शॉप। तो इन कंट्रोल प्राइस शॉप पर एक लिमिटेड रेट में हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अडोप्ट कर लें।
गवर्नमेंट क्या करती है, जब इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है तो जब नेसेसरी फूड्स है, नेसेसरी आइटम्स जो है ह्यूमन बींग्स के लिए जो कंपलसरी है, उन फूड्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कंट्रोल प्राइस की शॉप होती है, वहाँ से लोगों को अवेलेबल करवाते हैं, वहाँ से लोगों को अवेलेबल कराते हैं। दैट मीन्स लोगों की जो डिमांड है, उस डिमांड को हम एक लिमिटेड रेट पर, एक फिक्स्ड रेट पर, एक मिनिमम रेट पर फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। कौन करती है? गवर्नमेंट। फर्स्ट क्लियर, ये आता है अदर फैक्टर्स में। अदर फैक्टर्स में अगर और देखा जाए तो हम क्या करेंगे, जो गुड्स जो हमारे जो है, प्रोडक्ट जो है, जिनकी डिमांड जब ज़्यादा है, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड जब हमारी कंट्री में ज़्यादा हो रही है और हम उनका प्रोडक्शन कम नहीं कर पा रहे, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है और उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है वो हमारी पॉपुलेशन के कंपेयर में कम है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट हमें क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट को ही इंपोर्ट करना है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिनका प्रोडक्शन जो है हमारी कंट्री में कम होता है। अगर इसको इंपोर्ट करेंगे, अदर कंट्री से हम परचेज करने लग जाएंगे, तो लोगों की जहाँ जो डिमांड है वो तो फुलफिल हो पाएगी, और जब डिमांड फुलफिल होगी तो ऑब्वियसली जो प्राइस लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट उनकी जो फिक्स प्राइस है उन प्रोडक्ट की, उस प्राइस को क्या कर सकती है, रेड्यूस कर सकती है, इस प्राइस को कम कर सकती है। जब प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है लोगों की फुलफिल हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, और जब ज़्यादा डिमांड फुलफिल होगी तो इन्फ्लेशन की रेट भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर देखे। फर्स्ट हमने मॉनेटरी मेजर देखा, सेकंड हमने फिजिकल मेजर देखा, और थर्ड लास्ट वन इज द अदर मेजर देखे, जिसमें हमने देखा कंट्रोल प्राइस शॉप पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, हम इंपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड ज़्यादा है। क्लियर। इसके अलावा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए लोगों को मोटिवेट करे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार हमारा इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो यही कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।